स्टूडेंट्स UHS MD कैट 2024 केमिस्ट्री पेपर। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन 69 से सॉल्व करते हैं। पहले तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो जितना मास ज़्यादा होगा किसी भी सब्सटेंस का उतने उसके मोल्स क्या होंगे ज़्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। उसके बाद देखें द टाइप एंड द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच आइसोटोप इन एन एलिमेंट कैन बी फाउंड बाय। तो ये सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड से रिलेटेड चैप्टर नंबर 24 एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो है ये एक्सरसाइज का बेसिकली सवाल है। द टाइप एंड द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच आइसोटोप इन एन एलिमेंट दैट कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। जो बच्चे पंजाब बोर्ड के हैं उन्होंने चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो है ये पढ़ा हुआ है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में, कि किसी भी सैंपल में आइसोटोप्स की रिलेटिव अमाउंट्स को, जिसको रिलेटिव अबंडेंस का नाम दिया गया वहाँ पे, उसको जो है वो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद देखें द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स कैन डिपेंड अपॉन। तो एक एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, उसके आइसोटॉप्स और उनकी कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव अबंडेंस पे। जिस तरह से हम कहते हैं कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, आइसोटॉपिक मास वो कितना होता है 35, और एक आइसोटोप का मास होता है 37। अब 35 वाले की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 75% है, और 37 वाले की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 25% है। अगर हम इन दोनों को ऐड करके 100 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, और वो कितना होगा 35.5। तो एटॉमिक मासेस एक एलिमेंट के तमाम आइसोटॉप्स का क्या होते हैं, एवरेज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद देखें no individual neon atom in the sample of neon has a mass of 20.18 AMU, that is because, तो उसकी रीज़न ये है कि जो 20.18 AMU है दैट इज़ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। अब नियॉन के 3 आइसोटोप होते हैं, नियॉन 20, 21 एंड 22। तो किसी का भी जो एटॉमिक मास है वो 20.18 AMU इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो 20.18 AMU है ये नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास है, जो कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव अबंडेंसेस को आपस में मल्टीप्लाई करा के निकाला गया है। तो ये मैंने इनके सामने इनकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो लिख दी है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज़ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। उसके बाद देखें p ऑर्बिटल हैज़ हाउ मैनी लॉब्स। तो जो p ऑर्बिटल है चाहे वो px है, py है या pz है, उसके कितने लॉब्स हैं 3। ये px है, py है या pz, तो इसके नंबर ऑफ़ लॉब्स जो है वो कितने हैं 2। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन। तो क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2, 2s2, 2p2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी कार्बन की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में नहीं होती, क्योंकि KMT का पोस्टुलेट आप लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। समझ रहे हो ना। उसके बाद 76 देखें, आप लोगों ने पढ़ा था जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन, वो क्या होती है PV = nRT, जो कि आइडियल गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं या आइडियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है द रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट। तो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन तब होती है जब गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती हैं जब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, करीब। अब गैस के मॉलिक्यूल्स करीब तब होंगे जब टेम्परेचर क्या होगा कम और प्रेशर क्या होगा ज़्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद देखें इन ऑर्डर टू बॉयल एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड द एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है आपको पता है कि एक्सटर्नल प्रेशर जब कितना होता है 760 एक्सटर्नल प्रेशर जो है जब वो कितना होता है 760 टॉर। तो आपको पता है 760 टॉर एक्सटर्नल प्रेशर पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब
आपको पता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो एक्सटर्नल प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वाटर को बॉयल करना चाहते हैं तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर 762 से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन 762। तो वहाँ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो एक ही है, वो है ऑप्शन बी। ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। बाकी अमाइंस, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद देखें, whenever the crystalline solids are broken they do so along definite planes, तो these planes are called cleavage planes। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद देखें, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स। तो प्लास्टिक, ग्लास और रबर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स। ग्लूकोज इज़ ए मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद देखें, इन ग्रेफाइट द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, हेक्सागोनल, और जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट इफ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू ए सिस्टम at equilibrium the system nullify the effect of stress as far as possible। तो that is according to the Lee-Chatterjee principle। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया बाय द हैबर्स प्रोसेस। अब हैबर्स प्रोसेस आपको पता है कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और उसमें जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ऐसे रिएक्शन के अंदर अगर हम यील्ड इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। तो क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पर हम लो टेम्परेचर रखेंगे, और दूसरा क्योंकि प्रोडक्ट्स के मोल्स रिएक्टेंट से कम है, तो अगर ऐसा हो कि प्रोडक्ट्स के मोल्स रिएक्टेंट से कम हो तो रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन है वो प्रेशर के इंक्रीज़ करने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और बाय द कॉन्टीन्यूस रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट्स जो रिएक्शन है वो कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम एंड टेल द एडिशन ऑफ विच केमिकल रिएक्शन विल टर्न द क्लाउडी सोल्यूशन इनटू द क्लियर सोल्यूशन। अब ये जो रिएक्शन है ना, इसमें बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड जो है, ये आर्टिफिशियल मिल्क भी इसको बोलते हैं। तो इसकी वजह से जो सोल्यूशन है वो क्या होता है, वो क्लाउडी होता है। वो क्या होता है, क्लाउडी। तो अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर देंगे तो जो सोल्यूशन है वो लेस क्लाउडी, यहाँ क्या हो जाएगा, क्लियर। तो हम अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करना चाहते हैं तो वो तब होगी जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में तब जाएगा या तो हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन खुद से ऐड करते हैं, लेकिन इसी की वजह से सोल्यूशन जो है वो क्लाउडी है। तो अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो सोल्यूशन जो है वो क्लाउडी, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा क्लियर सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जो हम खुद से ऐड करवा रहे हैं बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, इसकी वजह से भी सोल्यूशन जो है वो क्या हो रहा है, क्लाउडी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम HCl ऐड करवाएंगे। HCl के ऐड करवाने से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज़ करेगी और रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो चला जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। शाबाश बेटा। उसके बाद देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट फार्मूला फॉर टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटर्मिन करने का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद देखें, कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन रेट। तो हम इस रिएक्शन को जो है वो एज्यूम करेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के रेट इक्वेशन जो है वो बना लेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी।
तो ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा बी। उसके बाद देखें इफ़ ए रिएक्शन रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स देन इट इज़, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉर द केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। उसके बाद देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, तो हम लोगों ने पढ़ा था k इज़ इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर माइनस EA ओवर RT, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा बी, दैट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 91, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, और वैसे डेल्टा H जो है वो किसके इक्वल होता है HP माइनस HR के। अब आंसर तभी पॉजिटिव आएगा जब प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से क्या होगी ज़्यादा, तो एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी ग्रेटर देन द एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा सी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी इन बोन हाइबर साइकिल एक्सेप्ट, तो हम लोगों को पता है कि हम लोग उसके अंदर जो है वो एटमाइज करते थे मेटल को, सॉलिड से किस में लेके जाते थे गैस में, ठीक है ये करते थे, तो एटमाइज भी करते थे, फिर इसको आयोनाइज भी करते थे, गैशियस फॉर्म से आयनिक फॉर्म में जो है वो ले जाते थे इलेक्ट्रॉन निकाल के। इस तरह से जो नॉन मेटल होती थी उसको भी आयनाइज करते थे, इलेक्ट्रॉन ऐड करवा के उसको नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है, लेकिन डी आयोनाइज किसी चीज़ को नहीं करवाते थे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। उसके बाद देखें द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद एन अल्कली अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा 0, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 × 4, मैंगनीज पे चार्ज x, और पोटाशियम क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है जो कि +1 के अलावा कोई चार्ज हो नहीं करेगा, तो x +1 -8 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 8 -1 इज इक्वल्स टू +7, तो ये करेक्ट जो है वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए विच स्टेप इज़ इररेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा स्टेप यहाँ पे जो है वो इररेलेवेंट है ये हम लोगों को बताना है, तो हम असाइन करते थे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन्वॉल्व इन द इक्वेशन, तो ये जो है ऐसा होता था, ऐसा ये दैट इज़ द स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। उसके बाद देखें जो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऐसा भी जो है वो हम करते थे। इक्वलाइज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन, ये भी करते थे। लेकिन ये जो ऑप्शन ए है ये स्टेप है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का या हाफ रिएक्शन मेथड का, ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्ट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो ऑप्शन ए है रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, तो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गैल्वेनिक सेल हो रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगी। इस तरह से ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगी, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे क्या हो गैल्वेनिक सेल। डी देखें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तो डी भी जो है वो ठीक है, लेकिन सी जो है वो गलत है कि ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज़ कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड्स, ऐसा नहीं होता। बेसिकली डीसी सोर्स जो है वो क्या होता है वो कनेक्ट होता है। डीसी सोर्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोगों को कैटाइंस को कैथोड पे डिस्चार्ज करवाना है, एनाइंस को एनोड पे डिस्चार्ज करवाना, उनकी डेपोजिशन जो है वो रिक्वायर्ड है, जो तभी पॉसिबल है अगर जो है वो पोलैरिटी चेंज ना हो। अगर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो हमारे पास जो अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि हम इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस से बनाना चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद देखिए 97 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर NH3 में और BF3 के अंदर होगा। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको, बोरॉन को, और इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, तो ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा सी। NaCl में सिर्फ आयनिक बॉन्ड है, इसमें सिर्फ आयनिक बॉन्ड है, और वाटर में सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। उसके बाद देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो इट डिटर्मिन्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो यस। pairs of electrons repel each other, yes. It helps in understanding the interaction of medical drug molecules, तो ये सी वाली बात में ठीक है। जो इस साल फेडरल बोर्ड की फर्स्ट ईयर की बुक है जो
लेटेस्ट बुक है उसके अंदर ये टॉपिक जो है वजह ऐड हो चुका हुआ है, ठीक है। तो सी वाली बात भी ठीक है, लेकिन डी जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वेस्पर थ्योरी का पोस्टुलेट ये था कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बोथ पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो ये है सोडियम, ये है मैग्नीशियम, ये है फॉस्फोरस और ये है सल्फ़र। तो लेफ़्ट राइट एटॉमिक साइज़ का होता है डिक्रीज़, तो सबसे जो है वो कम किसका होगा, सल्फ़र का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद देखें द डिफरेंस ऑफ लिथियम फ्रॉम दी अदर अल्कली मेटल्स इज मेनली बिकॉज ऑफ। तो हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है वो अपने बाकी ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मेनली इसलिए शो करता है क्योंकि उसका अपने ग्रुप में जो साइज़ है वो क्या होता है, सबसे कम, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी हाई होती है और इलेक्ट्रॉन लूज़ करना क्या होता है, मुश्किल। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। उसके बाद देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बेसिक ऑक्साइड। तो जो एलुमिनियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है, और बाकी जो ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे जो है वो बेसिक हैं। तो ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद देखें द सोलिबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कार्बोनेट्स और सल्फेट्स हैं उनकी जो सोलिबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम क्या करती है, वो डिक्रीज़ करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अलॉय। तो जो अलॉय है वो इनमें से ग्रेफाइट नहीं है, ये प्योर कार्बन होता है। बाकी जो है वो सारे मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं, ब्रास, स्टील और ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है क्वेश्चन बचा वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम 24 इज। तो आपको पता है कि क्रोमियम और कॉपर जो है वो एबनॉर्मल कन्फिगरेशन शो करते हैं। तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से किस में चला जाता है, 3d में। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रोमियम की है 4s1 3d 5। तो ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट दी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स यस, हार्ड मेटल्स यस, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यस, बट देयर आयंस आर कलरलेस नो। तो ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डी। हम लोगों ने पढ़ा कि जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो है वो डी ट्रांजिशंस की वजह से इनके आयंस और कंपाउंड्स क्या होते हैं, कलर्ड। उसके बाद 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर शोइंग विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन जो है वो आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनमें पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, वो डिफरेंट। तो ये 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन जो है ये आपस में ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद देखें विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज डिस्प्लेड बाय द कंपाउंड्स हैविंग द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे उसने बता दिया स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हमेशा स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप में होता है। तो बेसिकली चेन, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप है, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप में स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो इसलिए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। उसके बाद देखें होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स 2 तरह के हम लोगों ने पढ़े थे, एक थे एलिसाइक्लिक और एक क्या होते हैं, एरोमेटिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट विच रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द बेंजीन रिंग। तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है। तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो अमाइनो ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनमें से जो है वो अमाइनो ग्रुप है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब जो 110 है इसके अंदर बेसिकली ना जो इसको मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो इसके अंदर आपने जो इसमें चेंजिंग हुई है जो कि यहाँ पे पेपर में अपेरेंटली आपको नज़र ना आ पाए, वो ये है कि H2SO4 का किसी में फार्मूला ठीक नहीं लिखा हुआ, किसी में ये NO2 की जगह NO3 लिखा हुआ है। तो इसलिए ये मेनली जो है ना इसके अंदर क्या है डिफरेंस। तो हम लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि H2SO4 लिखा हो रिएक्टेंट वाली साइड पे, जो प्रोडक्ट है उसमें नाइट्रोबेंजीन बनता है तो वहाँ पर NO2 ग्रुप हो। ठीक है, तो इसको जो है वो मेनली फोकस करना है, और जो इसके साथ बायो प्रोडक्ट बने वो क्या बने, वाटर। तो इन चीज़ों को मेक श्योर करके हम देखेंगे कि ये चीज़ें जो है वो कहाँ पर विजिबल हैं। तो जो क्वेश्चन में मुझे नज़र आ रहा है उसके मुताबिक जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर बी होना चाहिए। ठीक है, अब अपेरेंटली जो है वो
सी में मुझे मसला ये नज़र आ रहा है क्योंकि H2SO4 में 3 की जगह जो है वो क्या है, वो 4 है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि इसमें एक्चुअल पेपर से जो है वो डिफरेंट हो, तो जो मुझे विजिबिलिटी के हिसाब से नज़र आ रहा है वो उसके हिसाब से मैंने आपको आंसर बता दिया। उसके बाद देखें, इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड एसाइल ग्रुप इज़ इंट्रोड्यूस इन बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ। तो जो एसाइल ग्रुप है वो आपको पता है कि एसाइलेशन और अल्काइलेशन के अंदर जो कैटालिस्ट होता है वो क्या होता है, AlCl3 होता है। तो ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा सबसे पहले उसको लिखते हैं जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। तो अल्काइल हैलाइड्स में सबसे कम रिएक्टिविटी होती है अल्काइल फ्लोराइड्स की, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड्स की, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड्स की, और उसके बाद अल्काइल आयोडाइड्स की। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 113, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो ऑप्शन ए है, स्ट्रॉन्ग बेसिस कॉजेज सब्स्टिट्यूशन इन प्रेफरेंस टू एलिमिनेशन। तो ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होती हैं उससे एलिमिनेशन फेवर होती है, और वीक बेसिस से सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद सी देखें, सब्स्टिट्यूशन इज़ फेवर्ड मोर देन एलिमिनेशन बाय डिक्रीजिंग द सॉल्वेंट पोलैरिटी। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा हो, मोर पोलर सॉल्वेंट हो, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा हो, तो फिर उससे जो है वो SN रिएक्शन फेवर होता है, और अगर पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट लेस हो तो उससे एलिमिनेशन फेवर होती है। तो ऑप्शन सी भी ठीक नहीं है। ऑप्शन डी देखें, डिक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर एलिमिनेशन मोर देन सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसा भी नहीं है, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन फेवर होती है और लोअर टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन फेवर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। और ये फेडरल बोर्ड की बुक की लाइन है, वहाँ टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। रोल ऑफ लिविंग ग्रुप इन एलिमिनेशन इज सिमिलर टू सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली ये बात कर रहा है SN1 और E1 रिएक्शन के अंदर रोल ऑफ लिविंग ग्रुप क्या है, सेम। वैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है SN2 रिएक्शंस में और E2 रिएक्शन में कि अगर गुड लिविंग ग्रुप होगा, तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो फेवर होगी SN2 रिएक्शन में, और अगर बैड लिविंग ग्रुप है तो E2 रिएक्शन के अंदर जो है वो एलिमिनेशन फेवर होगी। ओ भाई, मारो मुझे, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। 114, अल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्विंग अल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्विंग कार्बन X bond breakage and carbon nucleus bond formation simultaneously, which would follow which one of the following mechanism। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो ब्रेक हो और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बने, अगर तो ये साइमल्टेनियसली बन जाए तो रिएक्शन जो है वो क्या होता है, SN2, और अगर स्टेप बाय स्टेप हो तो वो क्या होता है, SN1। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ख़ुद बता दिया कि साइमल्टेनियसली जो है वो बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। 15, तो CnH2nO इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ। तो ये जनरल फार्मूला होता है एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद देखें, द ब्लू कलर ऑफ फैलिंग सोल्यूशन इज चेंज टू रेड व्हेन वार्म्ड विद एन एल्डिहाइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फैलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये दोनों जो है वो एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्यूपरस ऑक्साइड बनता है, जिसका ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट होता है। तो एल्डिहाइड्स रिएक्ट हो जाते हैं ऑक्सीडाइज फैलिंग सोल्यूशन से और बेनेडिक्ट सोल्यूशन से, और क्या बनाते हैं, क्यूपरस ऑक्साइड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखें, रिएक्शन ऑफ HCN विद फॉर्मल्डिहाइड इज एन। तो HCN का एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ जो रिएक्शन है वो एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो अब हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ जो है वो एथानोल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी।
उसके बाद देखें कॉमन नेम ऑफ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड इस, तो प्रोपानोइक एसिड का जो कॉमन नेम है वो क्या है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो इसी बेसिकली कॉमन नेम इसका है लैक्टिक एसिड। उसके बाद देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट रिगार्डिंग द फिनोल। तो हम लोगों ने पढ़ा था एक एसिडिटी का ऑर्डर, वो ये था कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद जो है वो क्या होते हैं फिनोल, फिनोल के बाद जो है वो क्या होता है वाटर, और फिर उसके बाद क्या होता है अल्कोहल। तो ये करेक्ट एसिडिटी का ऑर्डर जो है। तो ए में लिखा हुआ है कि वाटर और फिनोल इक्वली एसिडिक हैं, तो ऐसा नहीं है। फिनोल इज़ लेस एसिडिक दैन वाटर, तो ये बात भी गलत है। फिनोल इज़ लेस एसिडिक दैन एथेनॉल, तो ये बात भी नहीं है। तो ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा सी। तो फिनोल सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिडिक है, वाटर और अल्कोहल से जो है वो मोर एसिडिक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी फॉर्म्ड। तो एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन हो जाएगा और क्या बनेगा एस्टर। तो ये जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अलावा ये है एथाइल अल्कोहल। तो ये आपस में रिएक्ट करके जो है वो क्या बना देंगे, यहाँ से OH, यहाँ से H क्या बन जाएगा H2O, और साथ में यहाँ पे आके क्या लग जाएगा, तो ये एस्टर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा एस्टर। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अमाइनो एसिड। तो हम ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन और लाइसिन ये सारे जो है ये अमाइनो एसिड है, लेकिन फॉलिक एसिड जो है वो विटामिन B9 है, तो ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। तो होपफुली मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप लोगों को सब करेक्ट ऑप्शन जो है वो बता दिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह।